पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय पहला व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर अपन 8 तक के सारे क्वेश्चन अपन आगे देख चुके हैं। पुराने क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सकारात्मक अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क दीजिए या आदर्शवादी अर्थशास्त्र के विपक्ष में तर्क देना है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र के पक्ष में अपन तर्क प्रस्तुत करें। पहला तर्क दिया है अर्थशास्त्र का तार्किक आधार। अब इसका लॉजिकल आधार क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का लॉजिकल आधार क्या होता है वो अपन देखते हैं। क्या दिया गया है आपको, वास्तव में अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। उसने बता दिया अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। जिस तरह से अपन साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स से सब पढ़ते हैं, सब साइंस में आते हैं, इसी तरह अर्थशास्त्र भी एक साइंस है, विज्ञान है। अतः विज्ञान अन्य विज्ञानों की भांति भी अर्थशास्त्र का आधार तर्कशास्त्र है। अर्थशास्त्र का आधार के साथ तर्कशास्त्र विचार करता है, तर्क के हिसाब से चलता है। यदि हम इसके आदर्शात्मक स्वरूप को स्वीकारेंगे, तो क्या होगा, आदर्शात्मक स्वरूप को स्वीकारेंगे तो यह भावनाओं पर आधारित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, भावनाओं पर आधारित हो जाएगा। अतः अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक नींव तभी सुदृढ़ होगी जबकि उसे सकारात्मक विज्ञान मानकर सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखकर, सकारात्मक सोच रखकर, सकारात्मक साइंस, सकारात्मक विज्ञान मानकर अनुकूलता, प्रतिकूलता, आदर्शों के विवादों को दूर रखा जाए। अनुकूलता, प्रतिकूलता और आदर्शों के विवादों को क्या कहा जाए, उसे दूर रखा जाए। एक बात और ध्यान से सुनिए, अर्थशास्त्र का तार्किक आधार बता रहे, वास्तव में अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। ये पहली बात देख ली। विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र का भी कैसा होगा, लॉजिकल होगा, तर्कशास्त्र होगा। यदि इसके आदर्शात्मक स्वरूप को स्वीकारेंगे तो यह भावना पर आधारित हो जाएगा। अगर इसके आप आदर्शात्मक स्वरूप को स्वीकारते हैं, एक बात को लेते हैं, तो वो किस पे आ जाएगी, भावनाओं पर आधारित हो जाएगी। अतः अर्थशास्त्र वैज्ञानिक नींव सुदृढ़ तभी होगी जब उसे सकारात्मक विज्ञान मानकर अनुकूलता, प्रतिकूलता या आदर्शों के विवाद से दूर रखा जाए। अनुकूलता, प्रतिकूलता या फिर उसे आदर्शों के विवादों से क्या रखा जाए, दूर रखा जाए। पहला पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट आपको दिया गया अर्थशास्त्र के विकास हेतु। दूसरे पॉइंट में आपको दिया गया अर्थशास्त्र के विकास हेतु। जब हम क्या से संबंधित क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं तो मतभेद की संभावनाएं बहुत कम होती है। मतभेद की संभावना कैसे होती है, बहुत कम होती है। क्या का मतलब आप समझ सकते हैं। उसका अपन आंसर पूछना चाह रहे हैं, भैया ये किस काम के लिए, क्यों है, क्या का उत्तर आपको चाहिए वहां पर, तो मतभेद की संभावना कैसी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर मिलने लग जाएगा। परंतु जब हमें क्या होना चाहिए, परंतु हम क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, इसमें नहीं लिखा। परंतु जब हम क्या होना चाहिए के संबंध में विचार करते हैं तो वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अब क्या होना चाहिए उसके बारे में करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हम किसी भी विषय को उलझाकर विकास में बाधा डालते हैं, किसी भी विषय को उलझाकर, कोई भी सब्जेक्ट है उसको उलझाकर हम विकास में बाधा डालते हैं, अतः अर्थशास्त्र के विकास हेतु विशुद्ध सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण माना जाता है। विशुद्ध सकारात्मक क्या माना जाता है, आर्थिक विश्लेषण उसे माना जाता है। बात को समझने की कोशिश करें। अगर आपको क्या क्या उत्तर मिलने लग गए तो आप ठीक है भैया, सब काम ठीक ठाक चल रहा है, पर अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, एक ही बात पे अटके हुए हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वाद विवाद उत्पन्न हो जाएगा। वाद विवाद की स्थिति बन जाएगी, तो अपन को उसको विशुद्ध सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण माना जाएगा। उस बात को समझने की कोशिश करें, विशुद्ध सकारात्मक माना जाएगा। आपको क्या का उत्तर मिल रहा है तो ठीक है भैया, काम सही चल रहा है। अगर उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको ये समझ जाएंगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनके बारे में तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। उसी को अपन क्या कहेंगे, वाद विवाद के पक्ष से दूर रखकर इसे विशुद्ध सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण माना जाए। उसके बाद में आप तीसरे नंबर का पॉइंट देखें। तीसरे नंबर का और पॉइंट देखें आप। तीसरे नंबर में भ्रम की स्थिति से बचने के लिए, अब भ्रम होता है, भ्रम की स्थिति से बचने के लिए देखते हैं। यदि अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक रूप को स्वीकार करते हैं, अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक रूप स्वीकार कर लिया जाए तो अर्थशास्त्री अपने आर्थिक विश्लेषण के साथ यह भी बताना आवश्यक होगा कि क्या अनुकूल है और क्या अनुकूल नहीं है। अब अपन एक बात को स्वीकार कर ली उनने, अब ये बताना पड़ेगा आपको क्या अनुकूल है, क्या अनुकूल नहीं है। विश्लेषण के बारे में आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी, ये चीज आपके लिए अनुकूल है या आपके लिए अनुकूल नहीं है या प्रतिकूल है, अथवा इस संबंध में अपने विचार देगा। उसका कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ जाएगा। इस संबंध में अपने विचार देगा और उसका कार्यक्षेत्र भी क्या होगा, और बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि हम
इस संबंध में मौन रहें। इसके विपरीत हम इस संबंध में क्या रहें, मौन रहें, चुपचाप रहें, कोई भी कुछ बोले ही नहीं, तो कठिनाइयां एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर आप चुपचाप बातों को सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपके पास में कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। आपको उसमें तर्क चाहिए, आपकी बात को पता चलनी चाहिए, क्या बातें अनुकूल है आपके लिए, क्या बातें अनुकूल नहीं है, इनका आंसर आपको उसमें मिलना चाहिए। यही लिखा है क्वेश्चन के इस पॉइंट में आपको। यदि आदर्शात्मक रूप को स्वीकार कर लिया जाता है, अगर आदर्शात्मक रूप को स्वीकार कर लिया तो क्या अनुकूल होना चाहिए, क्या प्रतिकूल होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रख लिया अपन ने। उसके बाद में यहाँ यदि वह इस संबंध में अपने विचार देगा तो उसका कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, उसका कार्य क्षेत्र मतलब उसका कार्य और भी बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि हम इस संबंध में मौन रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, अनेक कठिनाइयां भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या होगा, अनेक कठिनाइयां भी होगी और भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। यह आपके 3 पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है आपको 4 नंबर में। बिल्कुल आपको आसानी से इसका आंसर देना है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको सभी को पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। धन्यवाद। कल इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद सभी को।